इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिंदी से चैप्टर 14 जिसका शीर्षक है वे आंखें। इस वीडियो में सबसे पहले पाठ का सारांश जानेंगे। ये सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम हम लेखक के जीवन परिचय को जानेंगे। लेखक सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं। हिंदी कविता के प्रकृति के विषय पर कविता लेखन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। इनका जन्म 20 मई 19वीं ईस्वी को उत्तराखंड की कौशानी में हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटों के पश्चात उनकी मां का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था और उनका नाम गुसाई दत्त रखा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी के ही एक विद्यालय में हुई थी। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वाराणसी चले गए और वहां के जय नारायण हाई स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया, परंतु बीच में ही पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता था। हिमालय के शिखर, पंछियों का कलरव, चीड़ के पेड़ एवं कतियूर घाटी और उनके साथ साथ दादी की कहानियां, ये सभी उनके बचपन के साथी थे। प्रकृति की छांव का ही असर था कि वे बचपन से ही कवि हृदय के थे। उनके भाई यानी लेखक के भाई को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति एवं कुमाऊनी भाषा की अच्छी जानकारी थी और कविता लिखने का भी शौक था। सुमित्रानंदन पंत यानी लेखक उनको देखते ही उनकी ही तरह कविता लिखने का प्रयास भी करते। जब वे हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा गए तब शहरी सभ्यता से बहुत प्रभावित हुए। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बदला। वे लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम गुसाई से बदलकर सुमित्रानंदन कर लिया। लेखक नेपोलियन की युवावस्था के चित्र से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बाल लंबे एवं घुंघराले रख लिए। आगे चलकर उन्हें अपने लेखन के लिए कई पुरस्कार एवं उपाधियां दी गई। कविताओं के अलावा उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना आदि के क्षेत्र में भी काम किया है। उन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादक भी किया, जिसका विषय था प्रगतिवाद। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवानी, चिनम्बरा, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, लेखक को अपने जीवन काल में ही उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1977 यानी 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। प्रस्तुत कविता वे आंख पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। यह कविता शोषण के दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों को परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज के वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कवि के अनुसार किसानों की हताशा, निराशा और दुख भरी आंखों मन में भय जगाती है। वे किसी अंधेरी गुफा की तरह डरावनी है। किसान जब तक स्वतंत्र था उसका स्वाभिमान ही उसकी ताकत थी, लेकिन अब वे अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। किसान अपने उस लहलाते खेतों को याद करता है जो अब उससे छीन चुके हैं। उसकी एकमात्र संपत्ति उसके खेत थे जिसे उसे बेदखल कर दिया गया। किसान अपने जवान बेटे को याद करके रोता है जो साहूकार के करिंदों की लाठी से मारा गया। महाजन ने ऋण वसूल करने के लिए किसान के बैल के जोड़े को नीलाम कर दिया। कर्जा चुकाने के चक्कर में उसके घर तक बिक गए। किसान की प्रिय गाय तक बिक गई थी जो सिवाय उसके अन्य किसी को दूध दूहने नहीं देती थी। दवा दारू के अभाव में किसान की पत्नी मर गई। माँ के दूध के अभाव में उसकी बेटी भी 2 दिन बाद चल बसी। घर में बस
एक विधवा बहू बच गई, जिसे वो घर की लक्ष्मी। अब उसे भी पति घातिन अर्थात जिसे पति की मृत्यु का कारण समझा जाने लगा। उसने भी एक दिन कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी, क्योंकि कोतवाल ने उसकी इज्जत लूट ली थी। जवान बेटे को याद कर कर किसान की छाती विदीर्ण यानी फट जाती थी, और इसी कारण उसने दूसरी शादी नहीं की। अपने गत दिनों की सुख और बेबों को याद करके एक पल के लिए किसान की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन जैसे ही उसका सामना वास्तविकता से होता है तो उसके लिए सब स्मृतियां दुखदाई बन जाती हैं। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे सरीखी मतलब समान, दारुण मतलब घोर निर्दय कठोर, चितवन मतलब दृष्टि, बेदखल मतलब हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन मतलब जमींदारों के करिंदे, कुर्क मतलब नीलामी, बरगो मतलब बैलोग, कहनी मतलब घरवाली पत्नी। कविता है। अधिकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भर दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का न्यूरो रांदन। वो स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। इस पंक्ति का अर्थ है, कवि कहते हैं कि शोषित किसान की गड्ढों में धंसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। उनकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत अच्छा था, वो सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरफ भागकर उससे दूर चला गया है। कविता की अगली पंक्ति है। लहराते हुए खेत दवांगों में हुआ बेदखल वो, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों ही में घुमा करता वो, उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। इसका अर्थ हुआ, किसान अपने अतीत की याद करता है। उसकी आंखों के समक्ष खेत लहलाते नजर आते हैं, जब अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वो दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदारों के करिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। ये बड़े दुख की बात थी। कविता के अगली पंक्ति है। बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कड़ी छोड़ी, रह रह आंखों को चुपती वो, कुक हुई बरगों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इसका अर्थ हुआ, कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है। किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन वो ब्याज की वसूली के लिए किसान की अस्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण की ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। ये बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है। उसके रोजगार का साधन छीन लिया गया। किसान के पास दुधारू गाय उजली, जिसे वो प्यार से उजरी कहता था। वो उसके सिवा किसी और को अपने पास दूध दूहने नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत ही व्यथित होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वो निराश, वो हताश है। कविता की अगली पंक्ति है। बिना दवा दपन की घरनी, बिना
दवा दपन के घरनी स्वर्गा चली अख आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतहु, लक्ष्मी थी यद्यपि प्रतिघातिन। पकड़ माया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसका अर्थ हुआ, किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताते हैं कि उनकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वो इसका इलाज भी नहीं करा सका। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति की मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने के पर उसकी पत्नी की हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूटी। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर दी। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया था। कविता की अगली पंक्ति है, खेर पैर की जूती जोरू। खेर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़की की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़बो चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। इसका अर्थ हुआ, किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। वो उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरे से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं तथा छाती फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण जब वो सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वो विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है।